लास्ट क्लास में बेसिकली यहाँ पे मैंने एंड किया था, ये पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने स्टार्ट करने थे, ठीक है। तो इससे पहले जो इसकी बेसिक चीजें थी कि साइन क्या, ट्रिग्नोमेट्री क्या, ये इनवर्स के ग्राफ, फंक्शन और इनवर्स का ग्राफ एक ही जगह पे, ये सब चीजें हम प्रीवियस क्लास में कर चुके थे, जिनकी यहाँ तक हमने इस फाइल को डिस्कस किया था, फंक्शन और उसके इनवर्स तक। पोलर कोऑर्डिनेट्स हमने स्टार्ट करने हैं। इसके लिए बेसिक डेफिनेशन की थीटा क्या है, रेडियन क्या है, आर क्या है, पोल क्या होता है, ये हम बेसिक डेफिनेशन तो हम लोग प्रीवियस क्लास में कर चुके हैं कि पोल क्या था, ओरिजिन था, ठीक है। एक ओ जो ओरिजिन पॉइंट को हम पोल कहते हैं, और उससे रेज मिट होती हैं, ठीक है। और वो सारे क्या करते हैं, पोलर एक्सिस कहलाते हैं, ठीक है। आर फॉर रेडियस, थीटा फॉर द एंगल। और एंगल को मेजर करने के लिए हमारे पास दो यूनिट्स हमने पढ़े थे, एक तो डिग्री हमने पढ़ा था और एक रेडियन पढ़ा था। और डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करना है और रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करना है, ये कन्वर्जन भी हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तो ये इसी फाइल के स्टार्ट में आपको मिल जाएगी सारी। आज जो मेन चीज थी कि पोलर कोऑर्डिनेट्स को हमने डिटेल में डिस्कस करना है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम होता क्या है, जो मेन जो हमारा फोकस है। प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट सिस्टम हमने पढ़ा था कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है और उसकी सारी डिटेल्स हम, यानी कि जितने भी अभी तक हमने जितने भी ग्राफ बनाए हुए, लाइक ये हमारे ऊपर ग्राफ आपको नजर आ रहा है साइन एक्स और साइन इनवर्स एक्स का, तो ये वाला ग्राफ भी एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का ही है। तो ये है हमारे पास रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम का, कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट सिस्टम मीन कि वो जिसमें एक्स और वाई, यानी कार्टेशियन प्लेन भी आप इसे कहते हैं और आप इसे एक्स वाई प्लेन भी कह रहे होते हैं। तो ये चीजें थी इसके अंदर जो हम लोगों ने पहले स्टडी की हुई है। तो आज जो हमने करना है इसमें हमारे पास है कि एक्स वाई प्लेन के अलावा इनके कार्टेशियन, उसको कार्टेशियन प्लेन भी कहते हैं, ये जो ऊपर है हमारे पास, तो मैं लिख भी दूं लेट से, ये एक्स वाई प्लेन भी इसको हम कहते हैं, एक्स वाई प्लेन, या इसको आप कहते हो कार्टेशियन प्लेन, या इसके अलावा इसको आप कहते हो रेक्टेंगुलर, ठीक है। ये इसी के नाम है एक्स वाई प्लेन के, जो हम लोग जितने भी अभी तक आप लोगों ने ग्राफ्स बनाए हैं, जितने भी हम वर्किंग करते हैं, वो सारी इसी की बेसिस के ऊपर होती रही है। आज जो हमारा मेन फोकस है वो ये है कि पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम क्या होता है। जैसे इसमें एक एक्स है और एक वाई था, दो हमारे पास वेरिएबल्स थे जिनकी बेसिस में एक्स और वाई के दरमियान आपने ग्राफ बनाए, टेबल्स की मदद से आप बना रहे थे। पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में दो चीजें हैं, एक रेडियस है और एक थीटा है, आर और रेडियस, और ये हमारे पास ये थीटा को रिप्रेजेंट कर रहा है, एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी कि रेडियस और एंगल, ये दो चीजों की बेस के ऊपर हमारा पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम जो है वो वर्क कर रहा होता है, और उसी की बेस के ऊपर हम सारे ग्राफ्स वगैरह ड्रा कर रहे होते हैं, ठीक है। अब ये वर्क कैसे करता है, ये इसकी फिलॉसफी क्या है, वो भी हम डिस्कस करते हैं। ये तो वही चीज है, नेक्स्ट स्लाइड में, आर इज कॉल्ड द रेडियल कोऑर्डिनेट ऑफ पी, ठीक है। पी मीन कोई भी पॉइंट है हमारे पास, ठीक है, पी इज एनी पॉइंट, पी कोई भी पॉइंट है, उसके रेडियस को रिप्रेजेंट करने के लिए आर और उसके एंगल को रिप्रेजेंट करने के लिए थीटा होता है। यानी कि आर जैसे वहां पे एक्स कोमा वाई था, जैसे हमारे पास आप प्रीवियस जैसे हमारे पास फाइल थी, तो आप एक्स कोमा वाई लिखा करते थे, लेकिन इसमें पोलर कोऑर्डिनेट का जब जिक्र हो देन होता है आर कोमा थीटा, इसकी नोटेशन होती है, ठीक है। आर कोमा थीटा एट द पी, यानी पॉइंट, किसी पॉइंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं हम, वो एक्स वाई से यानी कि रेक्टेंगुलर कोऑर्डिनेट्स, और आर थीटा में वो किस में जाएंगे, पोलर कोऑर्डिनेट्स में जाएंगे। और आर जो होगा उस पर्टिकुलर पॉइंट का रेडियल कंपोनेंट को रिप्रेजेंट करेगा, रेडियस को रिप्रेजेंट करेगा, और थीटा उसके एंगल को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दो चीजें थी। अब ये तो बेसिक चीजें थी जो मैं थोड़ा सा आपको क्विक रिव्यू दिया, ठीक है। साथ साथ वैसे कोई चीज ना समझ आए तो आप क्वेश्चन पूछ लेना मेरे से, लेकिन अभी तक जो मैंने बातें बताई है प्रीवियस क्लास में मैंने ये बेसिक चीजें मैंने बता दी थी। आज हमने उसको ग्राफिकली भी देखना है कि ग्राफिकली पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, और ग्राफ के अंदर पोलर कोऑर्डिनेट्स के पॉइंट्स को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है। तो जैसे ये देखें, पहली एग्जांपल है
फर्स्ट एग्जांपल अगर आप देखोगे तो इसमें क्या है जी, मार्क द पॉइंट 3, π/4 इन द पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम। देखिए ये जो एक पर्टिकुलर बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने पूरा ग्राफ बनाने से पहले हम ये देखेंगे कि एक सिंगल पॉइंट को कैसे रिप्रेजेंट किया जाता है पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में, और पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में एक्चुअली होता क्या है। ठीक है, तो जब ये एक पॉइंट गिवन है 3, π/4, तो 3 क्या बेसिकली रेडियस है और π/4 क्या बेसिकली एंगल है। यहाँ पे ये 3 रिप्रेजेंट कर रहा है आपके रेडियस को और π/4 रिप्रेजेंट कर रहा होगा एंगल को। ठीक है, तो अब हमने इसको रिप्रेजेंट करना है अपने पोलर कोऑर्डिनेट्स में। अब पोलर कोऑर्डिनेट्स की पहले आपको मैं ना इस एग्जांपल में दोबारा वापस आऊंगा, लेकिन पहले आपको एक जनरल सी मैं आइडिया देना चाह रहा हूँ कि एक्चुअली पोलर कोऑर्डिनेट्स होते क्या हैं, वो किस तरह से वर्क कर रहे होते हैं। तो ये देखो जरा, ये डायग्राम शो हो रही है आपको सबको? हमारी आवाज आ रही है सर? हो रही है जी सर, आवाज आ रही है। फिर ठीक, ओके। पूरे साथ बता दिया एक बार ताकि कुछ मे भी इंटरनेट की वजह से प्रॉब्लम ना हो जाए। ओके, अब ये देखो कि एक्स वाई एक्सिस में क्या होता था कि सिंपल एक एक्स की लाइन आप लगाते थे। लाइक अगर मैं यहाँ पे एक लाइन ड्रॉ करूँ आपको समझाने के लिए, तो उसमें सिंपली क्या होता था कि एक स्ट्रेट लाइन होती थी, जस्ट लाइक ये, जैसे मैं इसके ऊपर रेड कलर में मार्क कर रहा हूँ, तो उसमें ये एक क्या था जी, एक्स एक्सिस था, और इसी में ये एक स्ट्रेट लाइन जो है लेट्स से यहाँ पे मैं ड्रा करूँ, तो ये रिप्रेजेंट करती थी जी वाई एक्सिस को, यानी कि एक एक्स एक्सिस था और एक वाई एक्सिस था, और इसके दरमियान में आप 1 2, ठीक है, यानी कि इस तरह से आप सारी वैल्यूज आप लोग लोकेट कर लेते थे। लेकिन इसमें क्या है कि इसमें वो चीज नहीं है। इसमें क्या होगा हमारे पास कि लाइक पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में सिर्फ दो ही चीजें हैं, रेडियस और एंगल, रेडियस एंड एंगल। तो उसके लिए क्या होगा कि मैं ये देखो कि ये एक देखें एक लाइन और एक ये जो रेड में मैंने दो रेज मैंने मेंशन की हैं। ठीक है, तो एंगल कब बनता था, जब किसी दो रेस आपस में इंटरसेक्ट करें, तो इन दोनों के दरमियान यहाँ पे इस वक्त एंगल आपको क्या मिल रहा होगा, अगर आप देखो तो ये जो है, अगर इसको मैं रिप्रेजेंट करूं तो ये थीटा है, वो क्या होगा यहाँ पे 90 का होगा, और 90 डिग्री को रेडियन में क्या कहते हैं, π/2। देख रहे हो? तो अगर आप इसको 0 कंसीडर कर लो, क्योंकि इसमें अब ये देखो कि ये जो हमारे पास बिलो साइड पे ये जो लाइन है, इसको आप क्या कहोगे, इनिशियल, और ये क्या होगी, टर्मिनल साइड। ठीक है, तो इन दोनों के दरमियान एंगल को आपने ये ब्लू आर्क के साथ, ये जो मैंने रिप्रेजेंट की है ये चीज, इसके साथ आपने इनके दरमियान एंगल को रिप्रेजेंट कर दिया। तो पोलर कोऑर्डिनेट्स जो हैं वो बेस ही कर रहे होते हैं किसके ऊपर, एंगल और रेडियस। अब एंगल तो आपको समझ लग गई कि एक इनिशियल साइड थी और एक टर्मिनल साइड थी, तो उन जब वो इंटरसेक्ट करेंगे दो रेस, उनके दरमियान कोई ना कोई एंगल बन जाएगा। इस वक्त जो एंगल मैंने ड्रा किया इसी डायग्राम के ऊपर, ये एंगल किसका है जी, 90 का एंगल था यहाँ पे हमारे पास। ठीक है, अब रेडियस क्या होता है, तो रेडियस अगर आपको याद हो लास्ट क्लास में मैंने आपको बताया था कि वो सर्कल जब आप लेते हैं, कोई भी सर्कल अगर आप लेते हो, तो उस सर्कल का, अगर कोई सर्कल है तो इस सर्कल का अगर एक सेंटर पॉइंट है दैट्स से, तो सेंटर पॉइंट का सरकमफ्रेंस के साथ जो डिस्टेंस है वो क्या कहलाता है, रेडियस कहलाता है। ठीक है, तो अब इस डायग्राम पे वापस आओ, जो मेन हमारे डायग्राम है, थोड़ा सा उसको मैं आपको बताऊं, तो इसमें अगर आप देखो तो इसमें आपको एक चीज नजर आ रही होगी, मैं थोड़ा सा डिफरेंट कलर में ड्रा करना चाह रहा हूँ। एक सेकंड, कलर चेंज अगर हम करें तो लेट्स से ये ग्रीन कलर है, तो ये देखो इसमें आपको, अगर ये एक मैं स्केच कर रहा हूँ, इसके बैकग्राउंड पर देखो तो एक सर्कल है बेसिकली,
उसी सर्कल के ऊपर ही मैं ग्रीन कलर के मैं दोबारा से मार्क लगा रहा हूँ। ऐसे ही है ना। तो ये आपको क्या मिल रहा है, एक सर्कल मिल रहा है ग्रीन में। तो अगर आप इस डायग्राम को गौर से देखो तो इसके अंदर मल्टीपल सर्कल्स हैं। पहला जहाँ पे मैंने थीटा 90 का ड्रा किया, तो ये मैंने फर्स्ट ग्रीन सर्कल, छोटा सा ग्रीन सर्कल मैं बना रहा हूँ एक। तो इस ग्रीन सर्कल को जो ब्लू के साथ है, ये जो ग्रीन सर्कल है, इसका रेडियस क्या होगा, 1 होता है। ये रेडियस 1 का सर्कल है। जैसे आप एक्स और वाई एक्स में पहला पॉइंट लगाते हैं ना 1 का, इस तरह ये समझ लें कि यहाँ पे जो फर्स्ट पॉइंट है, ये लेट्स से ये 1 का पॉइंट है। उसके बाद दूसरा सर्कल जो है, ये जो सर्कल जा रहा है, तो ये 2 का पॉइंट है। ये तीसरा सर्कल है, 3 रेडियस का सर्कल है। उसके बाद ये अगेन सर्कल जा रहा है, तो ये रेडियस 4 का सर्कल है। ये लास्ट ये सर्कल है नेक्स्ट, रेडियस 5 का सर्कल, और ये रेडियस 6 का, इसी तरह रेडियस 7 का। तो बेसिकली क्या हो रहा है, इसमें सर्कल्स ड्रा किए जा रहे हैं, और उस सर्कल्स को यानी कि आप क्या कर रहे हो, रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, रेडियस 4, रेडियस 5, रेडियस 6, इस तरह सर्कल्स हैं। और सर्कल के रेडियस और जो एंगल्स होंगे उनकी बेसिस के ऊपर ये पोलर कोऑर्डिनेट्स आपके डेवलप हुए हैं। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? अब इसमें अगर आपको एक पॉइंट दे दिया जाए P इज इक्वल टू 2 इंटू π/3, ठीक है, तो इस पर्टिकुलर पॉइंट को आपने इस सर्कल के ऊपर अगर लोकेट करना है, तो ये पॉइंट इस पोलर कोऑर्डिनेट्स में, सॉरी सर्कल नहीं, पूरे पोलर कोऑर्डिनेट्स में ये पर्टिकुलर पॉइंट कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है, 2, π/3। तो आपको पहले इसकी इस ऑर्डर पे की अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि 2 किसको रिप्रेजेंट करेगा, r को, और π/3 किसको रिप्रेजेंट करेगा, थीटा को। तो पहला काम जो आपका होगा वो क्या होना है इसमें, कि आपने π/3 सर्कल को लोकेट करना है कि π/3 एक्चुअली है कहाँ पे, π/3 एंगल कहाँ पे है। तो इस डायग्राम में अगर आप देखो, तो अगर मैं बताऊं तो π/3 जो है, ये वाली जो लाइन है, ये देखो, ये है π/3 की लाइन। ये मैं ऑरेंज में लोकेट कर रहा हूँ। ये लाइन किसकी है, पूरी की पूरी π/3 की। तो ये जो लाइन है ये रिप्रेजेंट कर रही है π/3 के एंगल को रिप्रेजेंट कर रही है, ठीक है। π/3 कह लो, यहाँ आप इसको उसमें अगर देखो तो ये 60 डिग्री का एंगल बनेगा। पाई क्या होता है, 180, तो 180/3 कटिंग करोगे तो यू विल गेट 60, यानी कि ये 60 डिग्री के ऊपर आपने येलो कलर की, ऑरेंज कलर समझ लो कि आपने लाइन लगाई। यानी कि ये जो एंगल है हमारे पास यहाँ पे, ये जो एंगल फॉर्म हो रहा है ये वाला, दैट इज इक्वल टू π/3 का एंगल ड्रा कर दिया। तो इस पॉइंट को लोकेट करने के लिए पहला स्टेप आपने क्या किया कि आपने एंगल फाइंड किया कि एंगल क्या था। अब उस एंगल की, उसी लाइन के ऊपर अब आपने लोकेट ये करना है कि रेडियस 2 का सर्कल इस एंगल वाली लाइन को कहाँ पे कट कर रहा है। तो रेडियस 2 का सर्कल कौन सा है, फर्स्ट एंड सेकंड। तो ये जो सेकंड सर्कल है, अगर मैं सेकंड सर्कल को मैं ऑरेंज से लोकेट कर रहा हूँ, ये देखो, ये रेडियस 2 वाला सर्कल था। तो रेडियस 2 वाला सर्कल जो है ये आपके पास कहाँ पे है जी, इस जगह पे इंटरसेक्ट कर रहा है। तो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, ये अगर मैं कलर चेंज कर देता हूँ तो ये ब्लू में मैं पॉइंट मार्क कर रहा हूँ जहाँ पे इसने इंटरसेक्ट किया। तो π/3 एंगल के ऊपर रेडियस 2 पे आपने मार्क कर दिया पॉइंट। तो ये वो लोकेशन थी जिसको आपने लोकेट करना था पोलर कोऑर्डिनेट्स में, यानी कि ये सर्कल्स होते हैं और सर्कल्स के एंगल्स होते हैं। बात समझ में आई? 2, π/3 को मैंने कैसे लोकेट किया पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर। ये बेसिकली सारे के सारे सर्कल्स जो हैं ये एंगल्स ही बन रहे हैं। अगर आप देखो तो ये पूरा इनके सर्कल को डिवीजन की हुई है, 0 से शुरू हुए हैं और घूम के, यानी कि अगर आप एंटी क्लॉकवाइज रोटेट करो तो ये देखो, ये 0 से स्टार्ट हो रहा है और एंटी क्लॉकवाइज, और इंक्रीमेंट है π/12 का, π/12, π/6, इस तरह यानी कि आप ऐड कर देंगे π/12 तो आपको नए पॉइंट मिल, और सेमी सर्कल कंप्लीट हुआ पाई पे आके, और पाई के बाद आप दोबारा से घूम के इधर 0 पे जब दोबारा वापस आएंगे तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा जी,
2 पाई मिलेगा। समझ रही बात की? तो ये कंप्लीट सर्कल था, उसको आपने डिफरेंट, अब लाजमी नहीं कि पाई बाय 12 का इंक्रीमेंट के साथ ही ये डिवीजन हो, आप इसको किसी भी तरह से पाई बाय 9, पाई बाय 4 किसी भी तरह से आप इनको यहाँ पे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। लेकिन पहली बात ये है कि आपने लोकेट क्या करना है कि पाई बाय 3 एंगल कहाँ पे होगा। तो पाई बाय 3 एंगल आपने लोकेट करने के बाद आपने यहाँ पे पहुंचना है। अब इसके लिए आपको आपके ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट की जरूरत होगी, देन ही आप इसको एंगल्स को आप एग्जैक्टली लोकेट कर पाएंगे। कि अगर आप जो डी शेप होती है, अगर आप ज्योमेट्री लें तो उसकी मदद से भी आप वैसे अपनी आसानी के लिए लोकेट कर सकते हैं कौन सा एंगल कहाँ पे एग्जिस्ट कर रहा है। ठीक है, यहाँ तक बात समझ आ गई? कोई क्वेश्चन है? एक पॉइंट मैंने लोकेट करना सिखाया, इसके अलावा अगर कोई और पॉइंट मैं देखना चाहूँ, लेट्स से अगर हम ये पॉइंट लोकेट करें, एक और पॉइंट लोकेट करते हैं, फॉर एग्जांपल हमारे पास एक पॉइंट है, फॉर एग्जांपल 5 इंटू 5 एक पॉइंट गिवन है आपको, और आपने इस पी पॉइंट को लोकेट करना है कि वो पॉइंट लोकेट कहाँ पे होगा। तो अब पाई की जो है हमारे पास एंगल पाई का कहाँ पे है इस डायग्राम में, तो ये मैं ब्लू से लोकेट कर रहा हूँ। तो अगेन आप अपने ओरिजिन से यानी कि स्टार्ट करेंगे, तो पाई का एंगल कहाँ पे होगा, ये इस लाइन पे होगा, इस ब्लू लाइन पे। तो ये वाला ये देखें, ये पाई का एंगल नजर आ रहा है आपको, तो ये पाई मतलब 180 का एंगल, तो वो बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे होता है 0 के। तो ये ब्लू वाली क्या लाइन किसकी आ गई आपके पास, यहाँ पे रिप्रेजेंट करेगी 180 के एंगल को रिप्रेजेंट करेगी, पाई एंगल को, पाई रेडियन को रिप्रेजेंट करेगी। जब पाई रेडियन की लाइन आपने लगा दी, उसके बाद रेडियस क्या होना चाहिए 5। तो 5 रेडियस के सर्कल देखो, तो अगर मैं काउंट करूं तो 1 2 3 4 एंड 5, तो ये 5 है। तो 5 वाला सर्कल जो है ये ब्लू में, तो इस सर्कल, ये सर्कल था ब्लू वाला, तो ये कंप्लीट अगर करो तो ये जो एक पर्टिकुलर पॉइंट आपके पास बना है यहाँ पे, इस पॉइंट को आप क्या कहोगे, ये पॉइंट जो है हमारे पास पाई 5 को ये पॉइंट पर्टिकुलर पॉइंट रिप्रेजेंट कर रहा होगा। बात समझ में आई यहाँ तक? एनीवन कोई क्वेश्चन कि पोलर कोऑर्डिनेट्स में पॉइंट्स को किस तरह से रिप्रेजेंट किया जाता है? एंगल का पता होना चाहिए, एंगल लोकेट करना आपने विद द हेल्प ऑफ ज्योमेट्री, आप डी वगैरह की मदद से, प्रोटेक्टर की मदद से आप ड्रॉ कर सकते हैं एंगल कहाँ पे होगा। एंगल ड्रॉ करने के बाद आपने देखना है कि उसका रेडियस क्या है, जिस रेडियस का है उसी रेडियस के सर्कल के ऊपर आके आपने उस जगह पे उसको आपने मार्क कर देना। ठीक है, और ओरिजिन जो होता है इसका, ये क्या कहता है, पोल कहलाता है, पोल से आप स्टार्ट करते हो। यहाँ तक कोई क्वेश्चन है एनीवन? मार्क सुन भी रहे हो? कोई नहीं? जी सर। अच्छा, फहीम भी है क्लास में? यस सर है। अच्छा, समझ आ रही है? सर ये वाला जो लेक्चर है ना, ये आप काइंडली रात तक यूट्यूब पे अपलोड कर देना, फिर जब जहाँ से सॉल्व करने बैठते हैं ना, समझ नहीं आती जब तब देख लेते हैं। चलो देख लेंगे, यूट्यूब पे भी कर दूंगा मैं। सर वो पिछले 2 लेक्चर आपने अपलोड किए हैं यूट्यूब पे, ये इसी तो पिछले हफ्ते के? नहीं वो नहीं किया था पिछले। सर वो आप कर देना, काइंडली हम देख लेंगे। ठीक है, ओके। अच्छा जी, ये जब हमने पॉइंट लोकेट कर दिए, तो ये तो पॉइंट की लोकेशन वाली बात होगी। अब इसके बाद जो नेक्स्ट हमारी फिलॉसफी है कि अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, ये मैं अरेंज कर रहा हूँ कि अब जब पॉइंट्स लोकेट हो गए, सर्कल्स की बात समझ में आ गई आपको, तब मैं उसी फाइल पे, अपने ओरिजिनल फाइल पे मैं वापस आता हूँ कि जो हमारी मेन फाइल है कि ओके। अब ये देखें, इस पे देखो अब कि इसमें क्या था कि पॉइंट था 3,π/4, तो 3,π/4 को लोकेट करना था पोलर कोऑर्डिनेट पे। तो ये देखो, अब इसे पूरे अब द थिंग इज दैट कि आपको वो सर्कल जो इमेज जो डायग्राम आपको मैंने बताई है ना, वो आपके माइंड में हो, वो माइंड में हो कि तो आप इसे समझ पाओगे। इसमें उन्होंने क्या किया कि ये जो पोल है, ये ओरिजिन था, ये वाला तो चलो 0 हो गया, 0 डिग्री का एंगल हो गया,
तो ये जो एंगल हमने ड्रा किया ये क्या हुआ, पाई/4 का एंगल हमने ड्रा किया, क्योंकि हमने 3 पाई/4 को लोकेट करना था। पहले हमने पाई/4 को लिया, तो पाई/4 का एंगल यहाँ पे हमने ड्रा किया। ये लाइन तो पहले ही आपने लगानी है इनिशियल पोलर एक्सिस, और उसके साथ डी रख के आप चेक कर सकते हैं खुद से कि पाई/4 का एंगल कहाँ पे होगा। तो पाई/4 के एंगल पे आपने एक लाइन मार्क कर दी, ठीक है। उसके बाद रेडियस क्या था, 3। तो ये देखो कि इधर सर्कल जो कंसीडर किए गए हैं, जो आपको बैक साइड पे, अगर मैं थोड़ा सा इसको जूम इन करूं तो आपको जो बैक साइड पे स्क्वेयर्स नजर आ रहे हैं, उन हर एक स्क्वेयर्स के एजेस पे हमने सर्कल को कंसीडर किया है। यानी कि आप ये अज्यूम कर सकते हैं कि यहाँ से ये बेसिकली इस तरह से सर्कल पास कर रहे थे, ठीक है, ये सर्कल थे। तो हमने क्या किया कि पाई/4 का एंगल लोकेट की, और एंगल लोकेट किया, उसके बाद रेडियस 1, रेडियस 2 और रेडियस 3। रेडियस 3 पे वो जो एंगल की जो लाइन थी, जो हमारे पास जो वो रेडियस 3 पे जहाँ पे कट कर रही है, उस जगह पे आपने पॉइंट मार्क कर दिया, और वो पॉइंट क्या उसको रिप्रेजेंट करेगा 3, पाई/4 को। समझ आई बात की? सही है, तो समझ आ गई कि हम पहले एंगल उसका ड्रॉ करेंगे, ठीक है। हाँ, उसके बाद ठीक सर है। रेडियस 3 कैसे हम लेंगे, कोई उसका मतलब स्केल के रख के? वो आप खुद से मार्क कर सकते हैं, यानी कि जैसे आपने एक्स वाई एक्सिस में किया था ना, ये देखो कि आपने एक्स वाई एक्सिस में क्या किया था, ये पहली पॉइंट 1 2 3 4 मतलब खुद 5। से सर assume करना है, मतलब कि इसके हाँ, बता दें। मैं बताता हूँ ना आपको, खुद से अज्यूम नहीं करना। आप ये जो 0 डिग्री है ना, 0 डिग्री जो लाइन है ये वाली, इस पे क्या करोगे आप, 1 सेंटीमीटर या 1 इंचेस के ऊपर 1 2 3 4 लगाते हो ना, देख देख के पॉइंट। यस सर। तो अब फिलॉसफी समझ लो कि हो क्या रहा है, ये भी एक लाइन है ना, यस सर। और ये भी एक लाइन ही है, यस सर। ठीक है। तो इस जो सर्कल पास करेगा, जो सर्कल यहाँ से पास करेगा, उसका जो रेडियस है, अगर यहाँ पे इधर रेडियस जो अगर 1 है, तो 1 रेडियस का हर जगह पे सेम है। ये देखो यहाँ पे 1 था, इधर भी क्या आ रहा है, 1 रेडियस का सर्कल ही वहां से पास कर रहा है। 2 है, उधर 2 रेडियस का सर्कल ही पास कर रहा है। 3 है, ऊपर देखो 3 रेडियस का सर्कल ही वहां से पास कर रहा है। यस सर। समझ रहे बात? यस सर। तो इन पॉइंट्स की मदद से आप वो ऊपर लोकेशन लगा सकते हैं, क्योंकि उसी रेडियस का सर्कल वहां से पास करेगा। समझे बात? यस सर। तो इसलिए ये देखो ना, इधर 3 लगाया हुआ है, तो ट्रेवल तो हम इसी तरह का है, 1 2 3, ये हमने ट्रेवल किया। लेकिन नीचे से भी अगर आप देखो तो देखो 1 2 3, ठीक है। यस सर। गॉट इट? यस सर। ओके। तो ये जो चीज है, इस तरह से आपने किसी भी, लेकिन पहले एंगल वाली लाइन मार्क कर लेना, उससे आसानी हो रहेगी हमेशा। और फिर सर आप उसको अपने ड्रॉ, ये, सर उसको हाँ पहले ड्रॉ कर लेंगे, पहले उसको ड्रॉ कर लेंगे एंगल हाँ, को। तो उसके बाद हम्म हम क्या कहते हैं, जैसे नीचे से जो बेस लाइन है उसको हम्म देख लेंगे, उसके हम्म, हिसाब से फिर हम वो अपना लगा लेंगे रेडियन के हिसाब से हाँ, खुद उस तरह से आप लगा सकते हो, कोई मसला नहीं, ठीक है। लेकिन जो प्रॉपर आपको वे है, वो आपको पता होना चाहिए कि अगर लेट से ये देखो ना, चलो आगे एग्जांपल देंगे, आपको समझ आ से। गई, फिर डी मैं आपको लेके बताता आनी हूँ। पड़ेगी हमें। हाँ, मैं वो कह रहा हूँ कि ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स पास होने चाहिए, कैलकुलेटर एंड ज्योमेट्रिकल इंस्ट्रूमेंट्स आपके पास होंगे तो आप इनको काम कर पाओगे, अदरवाइज नहीं होंगे। कैलकुलेटर वगैरह इस तरह के इंस्ट्रूमेंट एग्जाम में शेयर करने की इजाजत नहीं होती, और एग्जाम में मैंने नहीं होना, कोई और टीचर्स होते हैं, हर डिफरेंट होते हैं, तो वो आपको अलाउ नहीं करेंगे। तो एग्जाम्स में हर बच्चे के पास कैलकुलेटर और अपना जो इंस्ट्रूमेंट्स हैं आपके डी वगैरह, वो पास हो, ताकि आपके ग्राफ प्रीसाइज बन सके। ओके, अब ये देखो, इस पे बात आई। अगला पॉइंट क्या है, अगली एग्जांपल 4 पाई/2, ठीक है। 4 पाई/2, जब 4 पाई/2 है, तो पहले देखें पाई/2 90 था, तो सिंपली एक्स एंड वाई एक्सिस, यानी कि सिंपल कह लो, एक ये आ गई, एक ये लाइन आ गई। एक्स वाई तो नहीं कहना चाहिए, गलत है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे एक्स वाई है ही नहीं है। तो एक ये लाइन आ गई 0 की, और ये लाइन किसकी आ गई थी, 90 के एंगल पे आपने लाइन एक आकर थी। और यहाँ पे अब जो काउंटिंग हुई है,
अब काउंटिंग यहाँ पे ये देखो, अभी इसको 1 2 3 4 यहाँ पे देखो उसने लगा सकते आप एक्स एक्सिस के ऊपर, क्योंकि मार्क तो आपने यहीं पे लगाना है। तो 4 टाइम्स आपने बेसिकली इसी लाइन के ऊपर ट्रेवल करना होता है, ठीक है। सर बात तो सुनिएगा, आप यानी कि जी बच्चे बोलो। सर हर पॉइंट को हमने मार्क करना है फिर इक्वल पॉइंट पे। हाँ अब सर इसकी ये क्लास हमने में क्या करना कैसे है कि जो लाइन लगाया करोगे ना, जो भी लाइन लगाओगे एंगल की, जो भी एंगल की लाइन हुआ करेगी उसके ऊपर आपने वो 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर 3 सेंटीमीटर एंड 4 सेंटीमीटर की आपने लाइन लगा देनी है। सर समझ रहे हो बात? मैं भी यही कहने लगा था कि हम 1 हाँ सेंटीमीटर का ले लेंगे बिल्कुल, इंक्रीमेंट। आपने सिंपली, लेकिन वो ट्रेवल किसके ऊपर करना है? टर्मिनल साइड वाली लाइन के ऊपर, उस रे के ऊपर आपने ट्रेवल करना है। गॉट इट? ओके सर। ओके, अब फॉर एग्जांपल अगर यहाँ पे आ जाती कोई लाइन, यहाँ पे कोई आ जाता, तो इसके अगर इसके ऊपर अगर आपने लेट से 5 के ऊपर मार्क करना होता है, ये एंगल जो भी है लेट से 3π/2 आई डोंट नो व्हाटसोएवर, जो भी एंगल है, ठीक है। तो आपने यहाँ पे करना क्या था, इसके ऊपर 5 के ऊपर मार्क लगाया ना, तो आप इधर से 1 2 3 4 एंड 5 यहाँ पे आके मार्क लगा देते हैं, और इनके दरमियान जो डिस्टेंस होता है वो 1 सेंटीमीटर के हिसाब से यानी कि आप करते जाते हैं। तो ये 1 2 3 और 5 सेंटीमीटर पे ये मार्क लगा देते हैं, और स्केल इसके अलोंग ही आना चाहिए, या इसके ऊपर स्केल रख के तो आपने वो काउंटिंग करके मार्क लगाना है। गॉट इट? यस सर। ओके, ये क्लास में ये पॉइंट मार्क करने आ रहे हैं तो बाकी कोई काम नहीं है आगे, पॉइंट्स मार्क कर लोगे तो इजी हो जाएगा। ओके, अब ये है जी कन्वर्ट π/3 इनटू डिग्री। ये लास्ट क्लास में हमने किया था कि π/3 को डिग्री में कन्वर्ट करना है, तो 180 ओवर पाई से क्या कर दो जी, मल्टीप्लाई करवा दो। तो ये देखो लास्ट स्टेप पे देखो 5π/3 था, तो 5π/3 को 180 ओवर पाई से क्या करवा दिया गया, यहाँ पे जी मल्टीप्लाई करवा दिया। सिंप्लीफाई करो, कटिंग करोगे तो वी विल गेट 300। तो ये जो शुरू में ये लिखा हुआ ना 2π = 360 डिग्री, ये हर दफा करने की जरूरत नहीं है। सिंपली लास्ट स्टेप करो कि 5π/3 को मल्टीप्लाई करवा दो 180 ओवर पाई से, तो हमें हमारा एंगल मिल जाएगा रिक्वायर्ड। तो वो तो तभी करना है ना, वो तब करना है जब मतलब 180 से बड़ा होगा एंगल आई थिंक। हाँ, वो कोई भी हो, अगर पूछा जाए कि अगर कहे कि कन्वर्ट करो तो आपको कन्वर्ट करना ही पड़ेगा, वो चाहे कोई भी हो। सर ये -11 कैसे आया? -11 नहीं है, बेसिकली ये स्टेप 2 लिखा वाला सर ने, -11 नहीं है, दैट्स नॉट -11, ये आप कह रहे हो ना। सर 5π/3 से हमने कर दिया, तो सर वो 3 किधर गया? कैंसिलेशन हो गई है ना बच्चे, ऊपर वाले के साथ लिखा भी हुआ है यहाँ 180 के साथ उसकी कैंसिलेशन हुई है। वो 60 हो गया और पाए के साथ कट गया। तो 60 × 30 फिर 5 तो 300। ये सिंपल कटिंग हुई है। ओके, उसके बाद अगली स्लाइड पे चलते हैं। ये पॉइंट्स मेंशन करने आगे है ना आप सबको? ओके, अब ये देखो, ये साथ पे मैंने ये पोलर कोऑर्डिनेट की स्टैंडर्ड फॉर्म मैंने बनाई हुई है ताकि आप भूलो ना आप लोग। ये जनरल फॉर्म है लेफ्ट साइड पे। तो यहाँ पे ये देखो, जो पीछे वाले में था 3,5π/3, तो 5π/3 जो था वो एंगल क्या था 300 का, तो वो एंगल यहाँ पे बन रहा था, समझे। तो यहाँ से स्टार्ट हुए, तो फिर इस जगह पे आपको 300 का एंगल बना था, 300 के एंगल को हमने 5π/3 को इस जगह पे हमने लोकेट कर दिया। उसके बाद 3 तक था, तो 1 2 और 3 काउंटिंग की और उसको यहाँ पे हमने 3 सेंटीमीटर। सर 5π/3 = 300 है। बच्चे अभी पीछे कन्वर्ट किया ना, ये देखो करके नहीं आए, ये देखो उसी एग्जांपल को एक्सटेंड किया ना, ये था ना एग्जांपल नंबर 3। अच्छा ठीक सर। तो ये हमने 300 बनाया था ना, इसको कन्वर्ट किया था डिग्री में ताकि स्केच करने में आसानी हो विद हेल्प ऑफ डी के ऊपर डिग्री लिखे होते हैं, तो आपने उसको इस जगह पे हमने इसको लोकेट कर दिया। ओके, अब ये आपने प्रैक्टिस करनी है अच्छे से कि डिफरेंट पॉइंट्स को लोकेट कैसे करना। लोकेट करना आएगा तो आपको एंगल्स जो है ना 0 से लेकर 360 तक वो सर हमने यही बताना बताना होगा बस उसके अंदर। सर ये जो आपने मतलब ये टर्मिनल बता दिया साइड के, मतलब पहले उसको 300 ले लिया, फिर हमने उसको ड्रॉ कर दिया, सर यही बताना होगा बस।
हाँ ये तो सिंपल है ना, अभी आगे बताऊंगा। इन अभी तो मैं पॉइंट्स लोकेट करने बता रहा हूँ ना, इन पॉइंट्स को लोकेट करने के बाद हम ग्राफ बनाएंगे। ओके सर, ओके सर। समझे? जैसे जिस तरह मैंने एक्स वाई प्लेन स्टार्ट किया था ना, आपको मैंने बिल्कुल स्टार्ट में ये बताया था कि 2,3 ग्राफ में कहाँ पे होगा एक्स वाई एक्सिस में, तो अभी सिर्फ वो चीज बता रहा हूँ कि 3,π/3 या कोई भी इस तरह की वैल्यूज हैं तो वो किस जगह पे एग्जिस्ट कर रही होंगी। ओके सर। अब ये देखो लास्ट जो है इसमें इंटरेस्टिंग है कि -3,π/6 लिखा हुआ है, ठीक है। ये देखो अब रेडियस जो है, क्योंकि पहली वैल्यू किसकी होती थी, रेडियस की होती थी, तो रेडियस किस में हमारे पास यहाँ पे नेगेटिव में है, नेगेटिव दिया हुआ है, और एंगल है जी π/6। अब π/6 है तो इसको आप कन्वर्ट करना चाहो तो हम कर सकते हैं, डिग्री में तो π/6 था तो 180/π से मल्टीप्लाई करवाओगे, ठीक है। तो जब 180 ओवर उससे मल्टीप्लाई कराओगे तो वी विल गेट 180/6 और 30 डिग्री का क्या मिल जाएगा हमें, एंगल मिल जाएगा, ठीक है। समझ रही बात की? अब ये देखो, अब ये आपको 30 डिग्री का एंगल ये तो आप ड्रा कर लोगे कि ये देखो ये डी देखोगे यहाँ पे इसके साथ, तो 30π/6 का ये एंगल ड्रा हो गया यहाँ पे, ठीक है। ये वाली लाइन ये π/6 को रिप्रेजेंट कर रही है। तब ये π/6 को रिप्रेजेंट कर रही है तो अब द पॉइंट इज दैट कि -3 फिर कहाँ पे जाएगा। अगर 3 होता, अगर तो यहाँ पे 3 होता तो आप क्या करते हैं सिंपली कि लेट्स से 1 2 और 3, तो यहाँ पे करके कोई पॉइंट आ जाता जो कि 3,π/6 को रिप्रेजेंट कर देता। अब π/6 तो ड्रा हो गया लेकिन वो रेडियस माइनस में था, तो जब भी ऐसा हो कि रेडियस की वैल्यू नेगेटिव में आ जाए तो करना क्या है, ये बात अब समझ लो कि जो आपका एक्चुअल एंगल है π/6 का, उसके बिल्कुल ऑपोजिट लाइन को एक्सटेंड कर दो। ये देखो डॉटेड में की हुई है, स्ट्रेट लाइन है ये, ठीक है, इमेजिनरी लाइन। हाँ इमेजिनरी लाइन उसके बिल्कुल ऑपोजिट साइड पे आपने एक्सटेंड कर दी और उसके ऊपर फिर 3 काउंट करना आपने, ठीक है। समझ आई बात की? यस तो सर, मुझे ये जो पॉइंट है जो ब्लू में मार्क किया हुआ ये फिर रिप्रेजेंट करेगा -3,π/6 को। गॉट इट? ब्लू वाला पॉइंट। यहाँ तक बात समझ में आई? सर मुझे आगे दूसरे को पूछ लें। -3,π/6 को कैसे रिप्रेजेंट करना है, अभी सिर्फ इस चीज को समझो। तो -3,π/6 को हमने किस तरह से रिप्रेजेंट किया, दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, ओके। अब इस डायग्राम के अंदर, इस पूरे डायग्राम के अंदर 3 डिफरेंट पॉइंट्स लोकेट हुए हैं जो कि एक ही जगह पे हैं, लेकिन उन जगह पे पहुंचे कैसे हम वो मैं आपको बताऊंगा। पहले सिर्फ फोकस करो कि -3,π/6 कैसे लोकेट हुआ। वही फर्स्ट स्टेप क्या कि π/6 का एंगल ड्रा करो विद द हेल्प ऑफ डी या प्रोटेक्टर। आपने क्या किया जी, π/6 का लाइन लगा दी, स्ट्रेट लाइन लगा दी, स्केल की मदद से लगाना है, ये तो बाय हैंड लगाई हुई है लेकिन आपने स्केल की मदद से लगानी है। π/6 की जब लाइन हमने लोकेट कर दी तो रेडियस माइनस था, तो हमने उसी के जो लाइन π/6 की जो हमारे पास टर्मिनल साइड थी उसी को आपने ऑपोजिट साइड पे एक्सटेंड कर देना, और वहां पे आपने फिर 3 सेंटीमीटर यानी कि 3 काउंट करके आपने पॉइंट लोकेट करना है। जो ब्लू में बिल्कुल इनसाइड लगा हुआ है ये रिप्रेजेंट कर देगा आपको किसको जी, -3,π/6 को, ठीक है। ये नेगेटिव की वजह से, रेडियस नेगेटिव की वजह से हमने ऑपोजिट साइड पे ट्रेवल किया। उसके बाद उसका एंगल बताना नहीं, ये पूरा हो गया, -3,π/6 यहाँ पे लोकेट हो गया। अब इसके बाद हमें इसका काम पूरा हो गया यहाँ तक, ठीक है। अब इसके अंदर इसके अलावा और 2 पॉइंट लिखे हुए हैं, जो कि पहला पॉइंट लिखा हुआ है P/3,7π/6 और तीसरा पॉइंट है लेट्स से दैट द P1 P2 एंड P3, और तीसरा पॉइंट है 3,-5π/6। ये 3 पॉइंट बेसिकली एक ही फिगर के अंदर लोकेट किए हुए हैं। अभी आपको सिर्फ मैंने पहला पॉइंट बताया था -3,π/6 के बारे में। उसके बाद अब देखो
कि पाई बाय 6 में यहाँ पे देखो पाई/6 में जब हम पाई ऐड करें, क्योंकि पाई बेसिकली किसको रिप्रेजेंट कर रहा होता है, सेमी 180 को को रिप्रेजेंट कर, सेमी 180 सर्कल को, ठीक है 180 को, यानी कि उसके बाद रेपिटेशन होती है। तो पाई/6 में जब हमने पाई ऐड किया तो हमारे पास आंसर क्या है 7 पाई/6, ठीक है। अब ये क्या करेगा, 7 पाई/6 जब ड्रा करोगे तो वो ये देखो, ये जो हमारे पास पिंक कलर में है, ये जो है, ये जो चीज है ये रिप्रेजेंट कर रही है 7 पाई/6 को। अगर मैं खुद रेड कलर में भी यहाँ पे ड्रा करके दिखाता हूँ आपको कि ये जो चीज है हमारे पास, यहाँ से अगर मैं स्टार्ट करूँ इस जगह से पोलर एक्सिस से, तो ट्रेवल करके तो ये जो पॉइंट है तो ये जो लाइन बनेगी यहाँ पे आके अल्टीमेटली ये लाइन का जो एंगल है ये कौन सा होगा, 7 पाई/6 का एंगल होगा। तो जो डॉटेड लाइन थी वही बेसिकली किसको रिप्रेजेंट करेगी, 7 पाई/6 को। अगर वो हमें उसका ओरिजिन से हम पोलर एक्सिस से इनिशियल साइड से वहां तक हम ट्रेवल करें तो 7 पाई/6 का वो एंगल बन रहा होगा। तो 7 पाई/6 के ऊपर जब 3 लोकेट करना होगा तो फिर अगेन वही कि उधर से 1 2 एंड 3, तो आप उस जगह पे दोबारा से आप पहुंच जाओगे। तो एक ही पॉइंट को लोकेट करने के लिए, उस पॉइंट पे पहुंचने के लिए ये दूसरा डिफरेंट मेथड है कि एंगल, क्योंकि आपको पता है कि 360 है, तो 360 के बाद उसी एंगल में दोबारा से वो चीज रोटेट करती रहती है। तो पाई/6 के ऑपोजिट साइड पे गो तो गए आप, तो पहला पॉइंट मिल गया आपको, ठीक है, पहला पॉइंट मिल गया। और दूसरा पॉइंट कैसे मिला कि सिंपल, जो क्योंकि लोकेट हमने करना था ना, तो 7 पाई/6 को हमने लोकेट किया, पहले 7 पाई/6 का जब एंगल बनाओगे तो वो एग्जैक्टली बनेगा यहीं पे 7 पाई/6 का, तो उसके ऊपर फिर से 3 काउंट कर लिया, तो ये चीज आ गई। अब लास्ट पॉइंट चीज देखो, क्योंकि इसमें दो चीजें हैं ना, कि हो क्या सकता है कि यहाँ तो रेडियस नेगेटिव हो जाए और एंगल क्या है पॉजिटिव, और जब हमारे पास रेडियस पॉजिटिव हो एंगल क्या हो जाए नेगेटिव, और एक पॉसिबिलिटी क्या है कि दोनों क्या हो पॉजिटिव, और लास्ट पॉसिबल क्या है कि दोनों क्या हो जाए नेगेटिव। नेगेटिव। सर नेगेटिव होगा तो वो फोर्थ में होगा ना, फोर्थ कोऑर्डिनेट में होगा कि? हाँ, वो इसमें कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, ये बात याद रखना। ओके पोलर सर। कोऑर्डिनेट्स में कोऑर्डिनेट्स नहीं होते, मैंने अभी किसी भी जगह पे कोऑर्डिनेट्स का जिक्र नहीं किया। मैं जितनी भी बातें कर रहा हूँ एंगल को रोटेट करने के लिए आपसे बात कर रहा हूँ कि एंगल को कैसे रोटेट करना है, कितना रोटेट करना है, एंगल ड्रा करना है, और उसके बाद उसी एंगल वाली टर्मिनल साइड के ऊपर आपने उतने रेडियस ट्रेवल करके पॉइंट लोकेट कर देना। कोऑर्डिनेट का कोई कॉन्सेप्ट नहीं है इसमें। अगर रेडियस नेगेटिव होता है लाइक P1 के केस में जो P-3 है, तो आप एक्चुअल एंगल तो ड्रा करते हो, लेकिन उस रेडियस को लोकेट करने के लिए उसी एंगल के ऑपोजिट इमेजिनरी लाइन लगा के उसके ऊपर ट्रेवल करके आप ड्रा करते हो, अगर रेडियस क्या हो जाए नेगेटिव हो जाए, पहली बात। दूसरी, अब जब एंगल नेगेटिव हो जाए तो क्या करना है, जब एंगल नेगेटिव होगा तो वो आपको मैंने स्टार्टिंग में बताया था कि जब एंगल नेगेटिव होता है तो हम एंगल को मेजर करने के लिए क्लॉकवाइज चलते हैं, एंटी क्लॉकवाइज नहीं चलते, समझे बात। आगे तो जब समझ सर। एंगल जब नेगेटिव हुआ तो हमने क्लॉकवाइज ट्रैवलिंग शुरू कर दी, हम क्लॉकवाइज ट्रैवल किए। तो क्लॉकवाइज जब ट्रैवल करोगे तो उल्टी डी यहाँ पे रखनी पड़ेगी आपको, उल्टा रखोगे उसको, फिर आप देखोगे कि एंगल पाई/6 कहाँ पे बन रहा है, तो वो उल्टा जब चलेगा तो पाई/6 का एंगल दोबारा से यहीं पे बनेगा, यही लाइन मिलेगी आपको। उसके ऊपर फिर जब 1 2 3 ट्रैवल करोगे तो आपको यही लोकेशन मिलेगी। यानी कि इस पर्टिकुलर लोकेशन पे पहुंचने के लिए ये 3 डिफरेंट पॉइंट्स हम यूज कर सकते हैं। समझ आई बात की कि नहीं आई। सर आगे। इसके अलावा एक और वजह, एक और तरीकाकार है जिसकी मदद से हम इसी जगह पे पहुंच सकते हैं। वो पता है किसी को नहीं पता, कोई आइडिया लगाओ। इस तरह इसी चीज को सेम है, कोई सर्कुलर मोशन एंगल क्लॉकवाइज एंटी क्लॉकवाइज इस तरह करके अगर हमने इस जगह पे पहुंचना हो तो इस 7 पाई/6 एंगल के अलावा और कौन से एंगल हो सकता है।
7π/6 के अलावा और कौन सा एंगल हो सकता है कि हम दोबारा से इसी लाइन को अचीव कर लें, इसी एंगल को हम अचीव कर लें, इसी रे को हम अचीव कर लें। एक तो π/6 था विद इमेजिनरी रेडियस, एक 7π/6 था विद रियल रेडियस, और फिर -π/6 था यानी कि विद क्लॉकवाइज एंगल, रेडियस रियल। अब चलो आसान कर पूछ लेता हूँ कि रेडियस 3 रे, रेडियस रियल रे, एंगल 7π/6 के अलावा और कौन सा हो सकता है कि हम दोबारा इस लाइन में पहुंच जाएं? तो वही तो मैं सोच रहा हूँ कैसा हो सकता है सर, वो 5π/6 का इमेजिनरी। सवाल ये है, ये लो ये कि हमें एक क्यू पॉइंट चाहिए, इसका रेडियस 3 हो और एंगल आपने उसका बताना कि एंगल क्या होगा कि हम दोबारा इसी पोजीशन पे पहुंच जाए, यही लोकेशन हमें दोबारा से मिले पोलर कोऑर्डिनेट के अंदर। और मजे की बात है आंसर यहाँ पे लिखा भी हुआ है समहाउ, जितना हिस्सा आपको शो हो रहा है ना, इस हिस्से को रीड करके तो आप उसका आंसर बता सकते हो। सर 5π/6 की इमेजिनरी लाइन शायद। नहीं, वो तो इस साइड पे चली जाएगी, वो तो ये बन माइनस में आ जाएगी। जाएगी, वो तो माइनस वो हो जाएगी ना, -3 लिखा होगा। 5π/6 की इमेजिनरी लाइन ये होगी, ये वाली। नीचे वाले ग्राफ को देखो, उससे कुछ मदद मिलती है, हिंट दे रहा हूं। अब देखो सर उधर लिखा हुआ है कि एवरी ग्राफ पॉइंट हैज इन्फिनिटी मैनी पोलर कोऑर्डिनेट्स। हाँ, मतलब कि सर उसके का बहुत इन्फिनिटी, मतलब कि उसके अनगिनत सर कोऑर्डिनेट्स हो सकते हैं। हाँ, इस पॉइंट तक पहुंचने के लिए तो वो यस सर। अगला कौन सा होगा, नेक्स्ट कौन सा होगा? 3 तो हमने लिख दिए, सर इनफिनिट तो होंगे, सर अगला सर कौन सा ऐसे होगा? सर आप ये कहना चाह रहे हैं सर, वो तो फिर उसके अंदर प्लस माइनस करके तो वो तो हम कहीं से भी ले सकते हैं। नहीं, ये देखो दो प्लस माइनस, प्लस माइनस क्या करना होता है ये बताओ। सर एक मिनट, इस डायग्राम को देखो, नीचे वाली को, इसमें आंसर है जो चीज मैं पूछ रहा हूँ आपसे। ये देखो, बात ये है कि इसमें क्या लिखा हुआ है एंड पे, जनरलाइज फॉर्म r, थीटा प्लस 2n पाई वेयर n बिलोंग्स सेट ऑफ इंटीजर्स। या इसको अगर आप नाम भी पढ़ते, सिंपल फॉर्म पढ़ लेते, r, थीटा प्लस 2 पाई। और ये डायग्राम क्या कह रही है, अगर आपको ये लाइन चाहिए, ठीक है, अगर आपको ये लाइन चाहिए, इस लाइन में जो पॉइंट है, अगर लेट्स से यही पॉइंट आपको चाहिए, तो पहला एंगल क्या होगा, सिंपली कि हम डायरेक्ट इस तरह थीटा पे पहुंच जाएंगे, ये ब्लैक में है। फिर क्या होगा, इसी लाइन पे दोबारा पहुंचने के लिए आप एक चक्कर लगा के दोबारा पहुंच जाओगे। फिर आप क्या करोगे, सर दो चक्कर डिफरेंट लगा के दोबारा पहुंच चक्कर जाओगे। चक्कर चक्कर का हाँ, फर्क पड़ेगा। जो रोटेशन है, जो सर्कल जो आप रिवॉल्व कर रहे हो, वो मोर देन 1 टाइम करते जाओ, तो एक चक्कर किसके इक्वल होता है, 2 पाई के इक्वल होता है। सर 2 पाई तो सिंपली क्या करना था कि 7π/6 जो मैं आपसे यहाँ पूछ रहा था, प्लस उसमें 2 क्या पाई कर दो, 2 प्लस पाई 2 कर पाई। दो, तो वो क्या होगा कि इसी लाइन पे, इस रेड लाइन पे ही वो पहुंचेगा, इसी रेड लाइन पे ही पहुंचेगा, लेकिन वो घूम के आएगा कि एंगल लेट से स्टार्ट होगा यहाँ पे ऐसे, और फिर घूम के एंगल ये मिलेगा आपको। समझ रहे बात की कि नहीं आई? तो नीचे वाली डायग्राम में जो चीज फिलॉसफी आपको बताने की सर कोशिश ये की फिर गई है, 19π/6 पे बनेगा एक और एंगल इसका। हाँ, तो नीचे वाली डायग्राम में यही चीज बताने की कोशिश की गई है कि किसी एक पॉइंट को, किसी भी एक पॉइंट को अचीव करने के लिए आपके पास इनफिनाइट इस तरह के ऑर्डर पर लिखे जा सकते हैं, जैसे हमने यहाँ पे 3 लिखे हैं। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि एंगल जो है बेसिकली जितना मर्जी आप चक्कर दे दो, घूम के उसी टर्मिनल साइड पे आना है ना हमने।
तो 2 पाई ऐड कर दो, पूरा एक चक्कर नया ऐड कर दो, हर दफा 2 पाई ऐड करते जाओगे, एक नया चक्कर मिलता जाएगा। तो लेकिन अल्टीमेटली पहुंचोगे उसी टर्मिनल साइड के उसी पॉइंट पे पहुंचोगे आप, अगर रेडियस सेम है तो। समझ रही बात की? क्योंकि रेडियस कब चेंज हो रहा है इसमें, रेडियस कब चेंज हो रहा है इसमें कि आप आहिस्ता आहिस्ता अगर अपवर्ड जाते हैं तो ऐसे ही है ना। यस सर। रेडियस कब चेंज होता है कि जैसे जैसे आप अपवर्ड डायरेक्शन में जा रहे हो आपका रेडियस चेंज होता रहेगा। कि आप लेट्स से, अगर मैं थोड़ा सा रेस कर लूँ फिर आपको बताता हूँ ताकि थोड़ा सा नीट हो जाए। कि अगर हम इस जगह पे हैं, लेट्स से इस जगह पे हैं, तो रेडियस 1 है। जैसे जैसे आप इस टर्मिनल एंगल के ऊपर ज्यादा ट्रैवल करते जाएंगे तो उतना ही सर्कल का रेडियस क्या होता जाएगा, बड़ा होता जाएगा। सर जो रेडियस की बेसिकली डेफिनेशन थी जो पढ़ी थी बचपन में, वही थी कि जो रेडियस होता है वो डायमीटर का हाफ होता है। डायमीटर का हाफ होता है ना, ये देखो ना सर्कल यस ये होता है ना, यस सर, ये उसके क्या है, ऑपोजिट साइड में। सर्कल है। यस सर, उसका और हाफ जो होगा सेंटर डायमीटर क्या पॉइंट है। होता है, सर डायमीटर जो ये ये पूरी लाइन दो पूरा पॉइंट को। डायमीटर है, यस सर ड्रॉ नहीं ये हो रहा कुछ। पूरा डायमीटर है। सर डायमीटर आपकी स्क्रीन रुक और गई है। डायमीटर क्या होता है कि डायमीटर क्या होता है हमारे पास स्क्रीन रुकी है। सर अब आ गई है, सर चल रही है। अब आ गई। ओके, तो ये ब्लू मैंने सर्कल ड्रा किया है और ये जो पूरी लाइन है, यानी कि ऐसी लाइन जो सर्कल के सर्कमफ्रेंस से स्टार्ट हो और सर्कमफ्रेंस पे ही दोबारा जाए लेकिन सेंटर से पास करे, वो डायमीटर को रिप्रेजेंट करती है। और यस उसको अगर आप हाफ कर लो, ये पूरा क्या है, ये डायमीटर था और उसको हाफ कर लो तो ये क्या होगा, रेडियस। तो ये रेडियस। क्या, सेंटर, और सेंटर का सर्कमफ्रेंस डिस्टेंस बेसिकली क्या है, डायमीटर का हाफ ही है ना, तो वो यस क्या सर, कहलाएगा, रेडियस रेडियस। कहलाएगा। रेडियस। समझ रही बात की? यस सर। बात बेसिकली हम समझ आ रही कि सर्कल नहीं आ को, रही? यहाँ पे हम सर्कल्स को काउंट कर रहे हैं उसी लिहाज से। रेडियस सिंपल ये है, रेडियस सिंपल ये होता है कि आपका सर्कल, रेडियस क्या है, सर्कल के सेंटर का सर्कमफ्रेंस से डिस्टेंस। यस सर। ठीक है, अगर इसकी इस डायग्राम की बात करो तो इस डायग्राम में हमने कितने सर्कल ड्रा किए हुए हैं कि अगर ये उसका ये क्या है, सेंटर है, यस सर। तो इस सेंटर का ये सर्कल, अगर मैं ये रेड वाला एक सर्कल कंसीडर करूं, रेड वाला अगर एक सर्कल कंसीडर किया जाए, ठीक है, तो ये रेडियस 1 का सर्कल है। ठीक यस है, सर। और ये जो आर है ये 1 है। समझे बात? ठीक है सर। और अगर इसी को आप एक्सटेंड कर दो तो ये पूरा क्या बन जाता है, ये पूरा डायमीटर है। ठीक है, यस सर। समझ रहे बात? आ गई सर समझ। ओके, तो इसी चीज को हम डायग्राम के अंदर, ये जो हम चक्कर देने की बात कर रहे हैं कि हम एक चक्कर दूसरा चक्कर, तो ये बेसिकली सर्कल है, एक सर्कल दूसरा सर्कल तीसरा सर्कल, लेकिन एक ही जगह पे आप घुमा के दोबारा उसी जगह पे आप आ रहे हो। तो अब इसमें अगर आप देखो जो चीज समझने वाली है इस डायग्राम में, कि इसमें जैसे जैसे आप सेंटर से दूर जाते जा रहे हैं रेडियस क्या जा रहा है, बढ़ता जा रहा है। रेडियस 1, रेडियस 2, रेडियस 3, रेडियस 4, रेडियस 5 एंड रेडियस 6। सेंटर से दूर जाओगे रेडियस इंक्रीज होता जाएगा। ठीक है, और एंगल कैसे हो रहा है कि जैसे जैसे, अगर लेट्स से ये एंगल क्या था, 0 का था, तो जैसे जैसे आप अपनी लेट्स से अगर प्रीवियस सेंस में बात करूं तो जैसे जैसे आप एक्स एक्सिस से अबव जाते जाएंगे आपका एंगल बढ़ता जाएगा। ठीक है, ये एंगल था 30 डिग्री का, फिर आस्ता 30 से ये क्या हो गया 90 हो जाएगा, फिर 120, फिर 180, यहाँ पे 270, यहाँ पे आगे दोबारा 360। तो ये आपके एंगल्स क्या होते जाते हैं, फिर आस्ता जैसे जैसे आप आगे जाते हो एंगल भी क्या होते हैं, इंक्रीज होते जाते हैं। समझ आई बात की? यस सर। ओके, तो ये डायग्राम की फिलॉसफी आपको पता होनी चाहिए कि एंगल कहाँ पे इंक्रीज होता है, कम कैसे होता है, नेगेटिव एंगल होगा तो क्या करना है, पॉजिटिव एंगल होगा तो क्या करना है, रेडियस नेगेटिव है तो क्या करना है।
ठीक है, ये सारी बातें यहाँ पे लिखी हुई हैं। अब हमने डिस्कस भी कर ली, कंफ्यूजन है तो मेरे से पूछ लो। ओके, ये बातें होगी। अब हाँ, ये लास्ट में क्लास में मैंने फार्मूला आपको बताया था, हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू एडजेसेंट कह लो या इसको आप बेस कह लो प्लस ऑपोजिट, यानी कि जो हमारे परपेंडिकुलर है। हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर, यानी कि और उसको हमने यहाँ पे ये देखो इस डायग्राम में, तो हाइपोटेन्यूज को हमने आर से रिप्रेजेंट किया, क्योंकि पोलर कोऑर्डिनेट के सेंस में बात करो तो ये जो चीज है, जैसे जैसे आप अब जाते जाओगे रेडियस की वैल्यू चेंज होगी और ये तुम्हारा थीटा रिप्रेजेंट करेगा। तो ये आपको रिलेशन याद होना चाहिए, आर स्क्वायर इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। वो क्यों? क्योंकि आर जो है, आर बेसिकली रेडियस है जो कि पोलर कोऑर्डिनेट्स क्या है, पोलर सिस्टम का हमारा हिस्सा है। एक्स और वाई जो होते हैं ये हमारे रेक्टेंगुलर सिस्टम में होते हैं, यहाँ इसको रेक्टेंगल कहते हैं या कार्टेशियन कहते हैं, एक ही बात है। तो इधर कार्टेशियन लिखा और कार्टेशियन समझ लो कि एक्स वाई कार्टेशियन में होते हैं और आर थीटा किसमें होंगे जी, पोलर में होंगे। और उन दोनों का आपस में अगर रिलेशन देखना हो तो वो ये होता है हमारे पास, ठीक है, आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। अच्छा मुझे ये बताओ, मुझे नजर आ गया एकदम से कि ये जो चीज है आर कोमा थीटा प्लस 3 पाई आर आल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर कोमा थीटा, ये चीज फाल्स क्यों है? सर बात की समझ नहीं आई इसकी। ये क्वेश्चन लिखा हुआ है कि स्टेटमेंट लिखी हुई है ना एक, यस सर। आर कोमा थीटा प्लस 3 पाई आर आल्सो द कोऑर्डिनेट ऑफ पी आर कोमा थीटा, यानी सर कि वो तो एक चक्कर हो सर के वो उसके बाद एंगल ही चेंज हो जाना सर। सर वो फिर 180 मतलब कि वो बन जाएगा सर 360 मतलब सर प्लस सर्कल उसके पॉइंट पे आके नहीं रुकेगा जब वो वापस घूम के आएगा। नहीं तो रुकेगा ये तो उधर ही। स्टेटमेंट ट्रू, ये नहीं स्टेटमेंट उधर ट्रू कब हो सकती थी? जब यहाँ सर 4 पाई या 2 पाई होता। हाँ बिल्कुल, यानी कि यहाँ पे अगर सर इवन नंबर हो ना, इवन 2 पाई 4 पाई 6 पाई, देन ये स्टेटमेंट ट्रू है। लेकिन अगर ओड नंबर डाले फिर ट्रू नहीं होती। सर ये तब भी तो ट्रू हो सकती थी अगर 3 पाए का पूरा सर्कल होता तो। सर्कल है 2 3 पाए पाई का का। सर्कल होता नहीं ना। सर मैं वैसे बता रहा हूँ सर, अगर 3 पाए का होता तो होता। सर ये हाँ तो वही वो ये सर्कल पूरा होता है एक 2 पाई चक्कर का और ना। हाफ सर्कल बन रहा है ना, ये एक पूरा सर्कल और हाफ बन रहा है, तो ये नहीं बिल्कुल होगा सर। ये नहीं होगा, इसलिए ये फाल्स है कि सर्कल पूरा बन ही नहीं रहा, वहां पे आकर रुक ही नहीं रहा। ओके गुड, आगे चलते हैं जी। सर अटेंडेंस का कर दीजिएगा, पहले मेरा इशू हो रहा था, लाइट नहीं आई थी, मोबाइल होता था। सर एब्सेंटीज का नाम बोल दे, 10 मिनट रह गए हैं। अच्छा बच्चे, मैंने अटेंडेंस तो लगाई थी मैंने शुरू में, तब मैंने नाम भी बोला, फिर पोर्टल पे चेक कर लो, अपना पोर्टल देखो, अगर एब्सेंट है तो बताओ मुझे। सर मेरी एब्सेंट लगी हुई है। सर ये चेक मेरी भी लगी हुई है सर। अच्छा कर लेते हैं, अभी ठहर जो आप लोग लेट आए सर हो। मुझे एक बात बताइएगा, जी बच्चे। ये पोर्टल में ना टोटल एब्सेंट 1 लिखा हुआ है, तो ये आज की एब्सेंट लगी है ना? नहीं आज की नहीं लगी, ये टोटल बता रहा है, वो आज का नहीं बता रहा। टोटल एब्सेंट 1 का क्या मतलब? सर मेरी लीव्स आ ही नहीं रही थी, तो अब डायरेक्ट ही एब्सेंट आ गई है। चलो मैं चेक करता हूँ एब्सेंट, फिर आपकी लगी है ना होगी, देख लेता हूँ अभी, चेक कर लेता हूँ मैं। सर मेरी भी एब्सेंट लगी हुई है। ओके बच्चे एक सेकंड ठहरो, सर मेरी भी लगी हुई है एब्सेंट। एक मिनट, टॉपिक कंप्लीट कर लो, भी टाइम है, मैं कर देता हूँ चेंज। ओके, तो अब हमारे पास जो आप ये आइडेंटिटीज देखो, ये आइडेंटिटीज मैंने आपको प्रीवियस क्लास में बताई थी, लेकिन अब आपने जो याद करना है, एक ये रिलेशन है आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ये बेसिकली है कि अगर कार्टेशियन में कोई पॉइंट गिवन है उसको पोलर में कैसे कन्वर्ट करना है, पोलर में गिवन है उसको कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है। तो आर स्क्वायर इक्वल एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x, y इक्वल टू r sin थीटा एंड x इक्वल टू r cos थीटा। ये चार इक्वेशंस आपको हर सूरत में याद होनी चाहिए। x इक्वल टू r cos थीटा, y इक्वल टू r sin थीटा, थीटा इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x। यहाँ ये वाली याद कर, tan थीटा इक्वल टू y ओवर x एंड r स्क्वायर इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। ये कन्वर्जंस वाली इक्वेशंस हैं जो कि आपको हर सूरत आनी चाहिए, ठीक है।
इन इक्वेशंस को यूज करके हमें कोई पॉइंट अगर कार्टेशियन में गिवन है तो उसको आप पोलर में कन्वर्ट कर सकते हो, और अगर पोलर में गिवन है तो उसको आप कार्टेशियन में कन्वर्ट कर सकते हो। तो ये क्वेश्चंस भी इस तरह के भी आपसे एग्जांपल्स में पूछे जा सकते हैं कि ये देखो कि पॉइंट क्या था, गिवन है 3,4। जब 3,4 गिवन है इट मीन टू से कि ये आपके पास एक्स वाई की फॉर्म में ही है, यानी कि ये कार्टेशियन प्लेन। क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ, फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट P whose कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स आर 3,4। यानी कि कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स गिवन है आपको और आपने उसके पोलर कोऑर्डिनेट्स आपने फाइंड आउट करने हैं। तो क्या करोगे, 3,4 है तो हमें पता है कि कार्टेशियन में 3,4 किसको रिप्रेजेंट करता है, x, y को। तो x की वैल्यू क्या है 3 और y की वैल्यू क्या आ गई 4, ठीक है। अब जब x और y आपके पास आ गए, अब हमें ये रिलेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, क्योंकि पोलर के अंदर क्या चीजें चाहिए होती हैं, हमें r चाहिए होता है और थीटा चाहिए होता है। r और थीटा बेसिकली पोलर के अंदर होते हैं। तो x और y आपके पास हैं, x भी आपके पास है, y भी गिवन है, तो y भी है और x भी है। तो इन दोनों फार्मूलाज को यूज करके आपने क्या फाइंड करना है, r और थीटा फाइंड करना है पहले। तो ये देखो r फाइंड करने का फार्मूला क्या था, r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। तो हमने क्या लिख लिया 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर, तो हमें क्या मिल जाएगा अल्टीमेट 25 और 25 का स्क्वायर रूट वी विल गेट 5। तो रेडियस क्या मिल गया हमें 5 मिल गया पोलर कोऑर्डिनेट्स के लिए। और थीटा फाइंड करने के लिए यहाँ पे आपको कैलकुलेटर की जरूरत होगी, वो पास रखिएगा। थीटा आएगा tan इनवर्स y ओवर x। तो y ओवर x करोगे जी बच्चे, तो ऊपर करिएगा 1 मिनट थोड़ी देर, जहाँ पे आपने ऊपर थोड़ा सा और थोड़ा और ऊपर, तो ये डायग्राम पे तो ये देखिएगा x सर, ये देखिएगा आप बता रहे हैं ना रेडियस, ठीक है, r है जो, और जो नीचे मतलब के हम नीचे x की वैल्यू ले रहे हैं, हम x को देख के r की वैल्यू लगाते हैं सर। तो सर ये x स्क्वायर और y स्क्वायर हो जाएगा। को देख के नहीं बच्चे, बात मैंने क्या बात बताई थी, x को देख के आप r की वैल्यू नहीं लगा रहे होते, वैल्यू तो हमेशा डायरेक्ट आपके टर्मिनल साइड के ऊपर आप काउंट करके लगाते हो ना। वो तो आपको जस्ट एक मैंने ऐसा ट्रिक बताया था कि आप यानी कि अगर उसके पैरेलल आ रहे हो तो आसानी के लिए आप वहां से आप जज कर सकते हैं, अदरवाइज आप उसके हमारे पास ये डिस्कशन हो रही थी। अच्छा जी हाँ, ये देखो अब कार्टेशियन में गिवन था आपको और कार्टेशियन को कन्वर्ट करना था आपने पोलर में। तो सिंपली क्या किया आपने, पहले r फाइंड किया। r फाइंड करने के लिए हमने फार्मूला यूज किया x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर वाला, जो कि आपको मैंने बताया था अभी। ये 4 फार्मूलाज आपको याद होंगे, y इज इक्वल टू r sin थीटा, x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स y ओवर x एंड r स्क्वायर इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर। इन फार्मूलाज में से हमें जब कार्टेशियन गिवन हो तो आपको x y की मदद से यू हैव टू फाइंड आउट r एंड थीटा। x y गिवन थे, सिंपली फार्मूला में पुट किया, x के y के वाले पुट किया तो आपको r मिल गया 5। थीटा फाइंड करने के लिए थीटा वाले के अंदर पुट किया y ओवर x, तो हमें क्या मिल गया जी, कैलकुलेटर से आप नोट कर सकते हैं tan इनवर्स 4/3। अगर तो कैलकुलेटर डिग्री में है तो आपको आंसर मिल जाएगा 53 डिग्री, अगर रेडियन में है तो वो 0.9 इस तरह को वैल्यू मिलेगी। तो इसके लिए रिकमेंडेड यही है, आसानी के लिए कि आपको 0.9 को प्लॉट करने में प्रॉब्लम होगी तो क्या करो, बेहतर है कि आप क्या कैलकुलेटर को डिग्री में रखना। जब पोलर कोऑर्डिनेट्स को कन्वर्ट करना है तो कैलकुलेटर डिग्री में रहे तो आपको 53 मिलेगा। तो रेडियन में भी आएगा तो रेडियन में भी 0.9 होगा, कैलकुलेटर पॉइंट्स में देगा। तो फिर चाहे आप 0.9 को कन्वर्ट कर लेना उसमें डिग्री में, तो वो 180 ओवर पाई के साथ आपको उसको मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा। ठीक है, ये देखें राइट साइड पर लिखा भी हुआ है कि अगर कैलकुलेटर आपको 53 डिग्री दे रहा है, अगर तो कैलकुलेटर डिग्री में है तो 53 मिलेगा, अगर कैलकुलेटर रेडियन में है तो आपको 0.9 मिलेगा। तो आप इंटर कन्वर्जन करके तो आप इस मेथड से 360 पाई तो कन्वर्ट करके जिस तरह से भी आपको आसान लगे उस तरह से आप उसके अंदर लोकेट कर सकते हैं। तो थिंग इज दैट कि आपको ये चीजें पता होनी चाहिए ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो कि डिग्री में आ गया तो क्या करना है, रेडियन में आ गया तो क्या करना है। ठीक है, तो मैंने आपको बताया था कि ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के जब भी ग्राफ ड्रा करने हैं तो कैलकुलेटर को रेडियन में ही रखेगा ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो। ओके, अब ये देखो जब आपने r फाइंड कर लिया, r क्या आ गया
5। सर इसमें तो रेडियन में नहीं ना रखना, इसके लिए तो डिग्री में चाहिए होगा ज्यादा, मतलब आसानी के लिए तो। हाँ मर्जी है, आपकी मर्जी है कि आप इसको देखो ना, रेडियन में भी तो हम प्लाट कर सकते हैं ना। रेडियन में क्या आ रहा है, पाई बाय 3.3, तो चाहे रेडियन में अप्लाई कर लो, सर तो कैलकुलेटर ने सर 0.9 रेडियन देना कैसे है। अप्लाई करेंगे सर? रेडियन तो डी के ऊपर नहीं होगा। वो इसलिए तो कह रहा हूँ, उसके लिए आपको फिर उसको डिग्री में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सिर्फ कहने की मकसद ये है कि तो कंफ्यूज वो नहीं होना, पता होना चाहिए कि कहाँ पे क्या इस्तेमाल करना है। डिवाइडेड बाय पाई के साथ मल्टीप्लाई कर देंगे। हाँ, तो 53 डिग्री आ गया। जब 53 डिग्री आ गया तो इसका मतलब है कि आपका जो ये था हमारे पास 3,4, ये किस में कन्वर्ट हो गया? आर क्या था 5, और थीटा क्या आया हमारे पास 53 डिग्री। यहाँ इसको आप लिख सकते हो, आर क्या आया 5, और ये आ गया पाई बाय 3.3 रेडियंस में आ गया। तो अब इसको लोकेट करना है, लोकेशन करनी है आपको, मैंने बताई हुई है कि सेम उसी की मदद से। ये देखो आपने वही कि पाई ओवर 3.3 का एंगल ड्रा किया, तो फिर 1 2 3 4 और 5 उसी लाइन पे 5 सेंटीमीटर के आके आपने लोकेट कर दिया, तो 5 पाई बाय 3.3 आ गया। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको आने चाहिए। एक शॉर्ट क्वेश्चन के तौर पे आपको पूछा जाएगा कि आपको कोई कार्टियन कोऑर्डिनेट गिवन है, उसको पहले पोलर में कन्वर्ट करो बाय यूजिंग दीज टू फार्मूलास। जब पोलर में कन्वर्ट हो जाएगा तो जो भी नया पॉइंट बनेगा पोलर के अंदर, उस पोलर पॉइंट को जैसे टैन में लेना यहाँ आया उसको लोकेट भी करना है आपने। ठीक है, तो ये लोकेट हो जाएगा यहाँ पे। है, हमेशा टैन में लेना है, हमने टैन में लेना उसको टैन। हाँ फार्मूला ये है ना, ये 4 फार्मूले बताए नहीं मैंने भी। ठीक है वाई का ये है, एक्स का ये है, थीटा का ये है, और आर का ये है। तो ये 4 फार्मूलाज आपको याद होने चाहिए। इन्हीं फार्मूला की मदद से आप कार्टेशियन से पोलर में जाते हैं और पोलर से कार्टेशियन में वापस आते हैं। ठीक है, क्योंकि ये देखो ना हमारे पास कार्टेशियन था ना 3,4, तो कार्टेशियन से पोलर में जाने के लिए क्या किया आपने? इन दो फार्मूला को यूज किया, आर इक्वल एक्स के पास वाई के, और थीटा इक्वल tan इनवर्स वाई ओवर एक्स। यानी कि अगर मैं सिंपली आपको बताऊं तो कार्टेशियन से पोलर में जाने के लिए ये दो फार्मूले यूज होंगे जो कि आपको याद होने चाहिए, और पोलर से कार्टेशियन में जाने के लिए ये वाले दो फार्मूला यूज होंगे। एक्स सर ऊपर लिख देते ताकि पिक्चर ले तो बाद में याद भी रहे। ऊपर थोड़ा सा लिख दे एक दफा कर ये क्या के मतलब? लिए, मतलब ये पोलर से कार्टेशियन के लिए और ये कार्टेशियन से पोलर के लिए पिक्चर ले लेना तो फिर आसानी होगी, याद रहेगा। कार्टेशियन टू पोलर, और ये वाली जो साइड है, ये जो फार्मूला है, तो वीडियो भी देखे ना तो बाद में याद रहे, पता चल लग जाएगा ये इसके पोलर लिए। टू कार्टेशियन है। ठीक है जी, ओके। अब ये हमें आगे लोकेट कर लिया, अगली एग्जांपल करते हैं। इसमें अब देखो कि इस एग्जांपल में क्या है कि फाइंड द कार्टेशियन कोऑर्डिनेट ऑफ द पी। अब इसके उल्टा है, पीछे वाले में आपको था कार्टेशियन गिवन थे, पोलर फाइंड करने थे। इसके अंदर देखो 4,2 पाई बाय 3 पोलर कोऑर्डिनेट्स गिवन है, और आपको फाइंड क्या करने हैं? कार्टेशियन फाइंड आउट करने हैं। तो ये पहली वैल्यू 4 किसकी वैल्यू बन जाएगी यहाँ पे? आर की, ये आर की वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी बन गई हमारे पास? थीटा की वैल्यू बन गई। यानी कि आर और थीटा आपको गिवन है। ठीक है, ये देखो here r is equal to 4 and theta is equal to 2 pi by 3। हमें क्या चाहिए? x और y। वेरी सिंपल फार्मूला क्या है x का? r cos थीटा, और y का फार्मूला क्या है? r sin थीटा। तो ये देखो अब 2 pi by 3 आंसर आया -0.5। ये क्यों आया? क्योंकि रेडियन में था, अगर डिग्री में करते तो डिग्री में आ जाता। अब मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ कि यहाँ पे डिग्री पे नहीं होना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये जो रेडियन में आंसर्स आते हैं वो रियल नंबर्स होते हैं, और रियल नंबर ही रियल नंबर के साथ मल्टीप्लाई हो सकता है। अगर आप यहाँ पे 60 डिग्री या कोई 80 डिग्री वगैरह लिख देते हैं, डिग्री को आप इनके साथ मल्टीप्लाई नहीं करवा सकते। इस चीज का ख्याल रखिएगा कि आपका जब ये कैलकुलेटर यूज करो तो एंगल का डिग्री या रेडियन में इसमें होना चाहिए, वो आपको पता होना चाहिए। जब भी किसी भी कोस या साइन टेन वगैरह आप फाइंड करते हो विद कैलकुलेटर, और उसको किसी रियल नंबर से मल्टीप्लाई करवाना, तो कैलकुलेटर का रेडियन में होना जरूरी है। अगर रेडियन में नहीं है और डिग्री में आंसर दे रहा है वो आपको, तो उसको फिर पहले रेडियन में कन्वर्ट करो फिर मल्टीप्लाई करवाना आपस में।
रियल नंबर्स के साथ सिर्फ रेडियंस ही मल्टीप्लाई हो सकते हैं, डिग्री मल्टीप्लाई नहीं करनी आपने, ठीक है। तो ये cos 2 पाई बाई 3 का जो आंसर आया हुआ है यहाँ पे -0.5 विद कैलकुलेटर फाइंड किया हमने, ये रेडियन में था कैलकुलेटर, इसलिए आपके पास -2 आंसर है, तो x इक्वल -2 आ जाएगा। इन जनरल रिकमेंडेड यही है कि आपका कैलकुलेटर रेडियन में ही हो, और यहाँ पे भी ये रेडियन में ही था, मल्टीप्लाई कराया तो क्या आ गया, x भी आ गया और y भी आ गया। जब x और y आ गया तो पॉइंट क्या बन गया, -2,3.5, x की वैल्यू क्या हो, -2 और y के 3। अब ये देखो, अब ये जो कार्टियन प्लेन था, कार्टियन पॉइंट था, तो कार्टियन प्लेन के लिए वही फिर अगेन से पहले हम करते रहे x एक्सिस y एक्सिस, और वहां पे x की वैल्यू देखो -2 यहाँ पे थी और 3.5 यहाँ पे, तो जहाँ पे इंटरसेक्ट किया ये पॉइंट आपको मिल गया, जो कि हम शुरू से करते आ रहे हैं। तो ये आपको कार्टेशियन से पोलर एंड पोलर से कार्टेशियन किस तरह से कन्वर्ट करना है ये आपको आना चाहिए। गॉट इट? कोई कंफ्यूजन इस एग्जांपल में? नहीं सर, कोई कंफ्यूजन नहीं। ओके, अब कल वाली क्लास में हम लोगों ने ये स्केच करना है, r sin थीटा, r cos थीटा, r1 - cos थीटा, एंड कीप इन माइंड कि ये हमने स्केच किस में करना है, पोलर कोऑर्डिनेट्स में, वो x y वाले नहीं है, ये r sin थीटा की फॉर्म है, r cos थीटा की फॉर्म है, थीटा और r, यानी कि ये हमने जो स्केचिंग करनी है पोलर कोऑर्डिनेट्स के अंदर करनी है, और ये मुख्तलिफ होगी पहले वालों से, ठीक है, यानी कि ये सेम वो ग्राफ नहीं बनेंगे जो आपके पहले बनते रहे, ये मुख्तलिफ होंगे। तो कल अब पॉइंट लोकेट करने मैंने आपको बता दिए, कार्टेशियन को पोलर में कैसे कन्वर्ट करना है, पोलर को कार्टेशियन में कैसे कन्वर्ट करना है, वो सारी बातें होगी कल। सिर्फ हमने अब इस पे इसका ग्राफ समझ के, इनमें से कोई सी 2 एग्जांपल मैं करवा दूंगा और फिर हम अपना सिलेबस हम एंड वाइंड अप कर देंगे। अब जी बच्चे, तो ये क्लास पार्टिसिपेशन के क्वेश्चंस कब तक सबमिट करवाने हैं? ये फ्राइडे तक मैंने कहा हुआ है बच्चे। ओके सर, थैंक यू। ये देखो, अब ये आपके क्वेश्चंस थे, तो आज जो हमने किए हैं वो ये वाले हमने किए हैं। पहला ये देखो, क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द रेक्टेंगल कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट 5, 5/3। तो इसके रेक्टेंगल, यानी कि रेक्टेंगल से मुराद क्या है कि कार्टेशियन, तो ये पोलर था तो कार्टेशियन फाइंड करें, उसको बाद में लोकेट भी करना है, ये हमने कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 7 भी हमने आज कर लिया है कि फाइंड द पोलर कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट, और ये √2 √3 गिवन है, तो इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स फाइंड करने हैं, उनको ग्राफ भी करना है, ये हमने कर लिया, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8, एक्सप्रेस द इक्वेशन xk + y = 2 इन पोलर फॉर्म। ये मैं कल करवाऊंगा, है सिंपल, ये नहीं 8 और 9 क्वेश्चन कल हो जाएंगे, ठीक है सर। क्वेश्चन नंबर 2 को देखिएगा सर, इसमें वो कह रहा है कंपोजिशन, मतलब कंपोजिशन ये सर ने करवाया हुआ, मिड से पहले करवाया हुआ है, वो तो देखा हुआ है, लेकिन कंपोजिशन मतलब कि उसका इनवर्स। नहीं यार, कंपोजिशन एक खुद ऑपरेशन है, एक अलग से। कंपोजिशन ये होती है f of g of x and g of f of x। यार फहीम, ये सर ने कराया था मिड से पहले, कराया वो तो हुआ है। कराया, मैं करवाया हुआ है।